सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछली क्लासेस में हमने बेसिक कैलकुलेशन का पहला पार्ट किया था। इस वाले पार्ट में हम देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक कैलकुलेशंस जो होती हैं वो हमने पढ़ी थी। तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा की जो कैलकुलेशंस हैं उनको कैसे टैकल करना है। तो पिछली क्लास में आपको काफ़ी चीज़ें तो समझ आई होंगी। इसके बाद हम देखने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले वेक्टर वेक्टर क्या होता है। वेक्टर का सिंपल मतलब है डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर का क्या मतलब है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन? जैसे हमारे पास कोई भी फॉर्मेट ऐसे लिखा होता है ए वेक्टर इक्वल टू 1i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, कुछ ऐसा फॉर्मेट लिखा होता है। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है? देखो, अब यहाँ पर हमें एक दो चीज़ें समझनी है। आई कैप और जे कैप और ये जो के कैप है, इन तीनों का अलग अलग मतलब है। आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस और के कैप का मतलब होता है जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई वैल्यू एक्स वाई और जेड तीनों में है, एक्स वाई और जेड तीनों में है, तो उसको, उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमें किसी की पोजीशन भी डिटरमाइन कर सकते हैं 3D में, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक 3D स्पेस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये रहा P। अब ये हल्का सा उठा हुआ है, ठीक है, जेड एक्सिस पे भी थोड़ा बड़ा हुआ है। तो मैं बोल देता हूँ कि ये है 1, 2 और 5, ठीक है। 1, 2 और 5 है। तो इसका हम वेक्टर कैसे लिखेंगे? इसका ये वेक्टर हम सिंपली लिख लेंगे 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम इन वेक्टर्स को लिख सकते हैं। और मान लेते हैं एक दूसरा वेक्टर भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर छोटा सा, इसको बोल देते हैं 2, 3 और 5, ठीक है। तो इस बी वेक्टर का नाम क्या पड़ जाएगा? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास दो वेक्टर आ चुके हैं। और एक बात और, इनकी डायरेक्शन हम ऐसे यहाँ से ओरिजिन से खींच सकते हैं। तो इस वाले को हम बोलेंगे ए वेक्टर और इस वाले को हम बोलेंगे बी वेक्टर। पर सपोज अब हमें सी वेक्टर चाहिए और सी वेक्टर ऐसा होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर इसको दोबारा बना लेता हूँ। ये हमारे पास है 2, 3 और 5 और ये हमारे पास है 1, 2 और 5 और हमें इस तरफ से इस तरफ जाना है सपोज, और इसको हमने बोला सी वेक्टर। तो अब सी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्शन, अगर हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता था 9th में या 10th में, तो हम क्या करते थे? फाइनल और इनिशियल को माइनस कर देते थे। तो फाइनल 5 माइनस 5, सर ठीक है, फाइनल 1 है, 1 माइनस 2 -1, ठीक है। एक्स और एक्स के कोऑर्डिनेट को, वाई और वाई के कोऑर्डिनेट को और जेड के कोऑर्डिनेट को हमें माइनस करना है। तो तो फाइनल में से, मतलब ये फाइनल वाला है और ये इनिशियल वाला है। तो 1 - 2 -1 आई कैप प्लस 2 - 3 फिर से -1 जे कैप प्लस फिर 5 - 5 0, तो 0k कैप। तो हमारे पास यहाँ से सी वेक्टर भी आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि दो वेक्टर्स हमारे पास दिए हैं, दो वेक्टर में से, दोनों वेक्टर से किसी एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हमने एक वेक्टर बनाया जिसका नाम था सी वेक्टर। तो उसको किस तरह से लिखते हैं? और नॉर्मल किसी की पोजीशन 3D में दी हुई है तो उसको हम वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं? तो ये इसकी बेसिक कैलकुलेशन का पहला पार्ट क्या था कि हमें क्या निकालना था? पोजीशन वेक्टर। इसका नाम क्या था भाई? पोजीशन वेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है, किसी पॉइंट की पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, किसी इंसान की पोजीशन 3D में कहाँ पर है वो हम यहाँ से पता कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ पर एक और कैलकुलेशन आती है, उसका नाम है मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जैसे हमारे पास है ए वेक्टर, तो ये होगा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका हमें पूछा है भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सिंपल मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ, अब ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये सिंपली यहाँ पर लिख के इनको स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का 25, 3 का 9, 25 माइनस 9 34 और 4 38, तो अंडर रूट 38 हमारे पास इसका मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। इसी मैग्नीट्यूड को हम क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूलस। ठीक है, और ये जो मैंने दो लाइंस लगाई इस तरफ, इनको ही क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं। मेनली मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू हमने लिखी और वो अगर माइनस में है तो मॉड्यूलस के अंदर जाके वो चेंज हो जाएगी प्लस में। मॉड्यूलस की एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि माइनस है तो वो मॉड्यूलस के अंदर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैग्नीट्यूड के बाद हमारे पास आता है कि दो वेक्टर को प्लस कैसे करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी बोल देते हैं, दोनों एक तरीके से होता है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब ऐड करने के लिए कैसा होता है, जैसे हमें बोल दिया ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री और आ जाएगा फाइंड रिजल्टेंट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड रिजल्टेंट। ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो इनको कैसे करना है, सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का, वो होगी रिजल्टेंट फोर्स आएगी इस तरफ, फोर्स नहीं सॉरी, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस तरफ, इसको बोल देते हैं हम आर। इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड अभी पिछले उसमें सिखाया, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये थीटा जो है ये किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और यहां से जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड जैसे हमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, हमें बोल दिया ए वेक्टर है तुम्हारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर है हमारे पास आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और पूछा है फाइंड रिजल्टेंट। फाइंड रिजल्टेंट पर यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, एंगल नहीं दिया। एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, एंगल हमने मान लिया 60 डिग्री। तो फाइंड रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अभी हमने देखा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये है ए, सॉरी ए नहीं है ए। तो हमें सबसे पहले मॉडुलस ऑफ ए निकालना है, फिर मॉडुलस ऑफ बी निकालना है। कैसे निकालते थे, अंडर रूट ऑफ ये सारी वैल्यू का स्क्वायर करके जोड़ दो। 2 का स्क्वायर 4 मैं सीधे लिख रहा हूँ, 3 का 9 और 4 का 16, और ये कितना हो जाएगा 16 9 25 और 4 29, तो अंडर रूट 29, और नीचे वाला बी का एक स्क्वायर तो अंडर रूट 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी तीनों 1 1 है, सॉरी तीनों 1 1 है, तो आंसर कितना आया √3, और ये हो जाएगा 4 प्लस 9 और 4, ठीक है 16 9 25 और 4 29। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिजल्टेंट में क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर कितना है 29 आया, अंडर रूट 29, तो अंडर रूट 29 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट आ सकता है। और b कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 2 √29 इंटू √3 कॉस, साइन क्यों लिख दिया, कॉस 60। तो सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं।
29 प्लस 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अंडर रूट की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये 29 है और ये अंडर रूट 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, हम एक साथ में इसको 29 इंटू 3 लिख सकते हैं अंदर। तो ये 2 अंडर रूट 29 इंटू 3, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। 2 से 2 मर गया, रिजल्टेंट आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ 29 प्लस 3 प्लस अंडर रूट 29 इंटू 3। तो ये सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा ये है हमारा रिजल्टेंट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा आपको। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो गया। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर करने के लिए मुझे और कंट्रोल डी करना पड़ेगा एक बार। ठीक है, अब हम क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, और एक होता है डॉट जिसको बोलते हैं ए डॉट बी। इन दोनों के आंसर क्या होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा क्रॉस में, और ए डॉट बी होता है ए इंटू बी साइन, सॉरी ये कॉस थीटा होता है, सॉरी ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ए और बी है ये हमारे फिर से क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, मॉड्यूलस है। तो ये दोनों वेक्टर का हमने किया था, ठीक है। तो इसके लिए भी क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो। जैसे इन्हीं दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर इन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो वो कैसे आएगा, देखो मॉड्यूलस ऑफ ए कितना है, मॉड्यूलस ऑफ ए 29 अंडर रूट 29, और ये √3 था, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा भी क्या है, एंगल बिटवीन टू गिवन वेक्टर्स, ठीक है। तो थीटा कितना है भाई 60, साइन 60 कितना होता है √3/2। तो यहाँ से हमारे पास ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर एक चीज याद रखने की है, डॉट प्रोडक्ट में ये पूरा जो वैल्यू आएगी ये वेक्टर नहीं आएगी, ये स्केलर आएगी। और यहाँ पर जो ए क्रॉस बी है इसमें एक एन वेक्टर भी रहता है, ठीक है, सॉरी एन कैप भी रहता है। और ये एन कैप किस लिए होता है, वेक्टर शो करने के लिए इस पूरे इसको, क्योंकि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो लास्ट में जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो आएगा एन कैप। एन कैप अभी समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है, अभी समझा लेता हूँ, ठीक है। जैसे ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा, तो हमारा एन कैप कैसा होगा, ऐसे क्रॉस करके अंदर की तरफ को, जो मतलब आंसर आएगा, ठीक है। मतलब जो ए वेक्टर है, ठीक है, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उन दोनों के परपेंडिकुलर हमेशा ये जो आंसर वाला है, ये सपोज ये आंसर वाला है और ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये रहेगा ऐसे। तो जो आंसर वाला है वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज हमेशा रहेगी, ये एन कैप की वैल्यू। और ये एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारा आंसर आया, ठीक है। तो ये आंसर के साथ हम एन कैप भी लिखना, मतलब इसके मतलब, तो फिर इस आंसर के साथ हम एन कैप भी लिखेंगे। फिर आता है ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर फिर से √29 इंटू √3 इंटू √3/2, यहाँ पर साइन की वैल्यू रखी थी,
कॉस की वैल्यू 1/2। तो बस इसके साथ इतना ही। अभी जो आंसर आया ये पूरा का पूरा स्केलर है और स्केलर ही आना चाहिए। इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है भाई, तो बस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेक्टर अलजेब्रा बस इतना ही है। अगर 11th का इतना बेसिक आपको आता है तो 12th में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना सही है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और ये एन वेक्टर वाला थोड़ा याद रखना, ये टॉर्क में काम आ सकता है। ठीक है, टॉर्क पढ़ेंगे अभी, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां पर भी आ सकता है। फिर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या पता होनी चाहिए भाई, वैल्यूज पता होनी चाहिए। वैल्यूज तो मस्ट है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ इसको याद करने के लिए। तो अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू याद है, अगर हमें सिर्फ साइन की भी वैल्यू याद है तो हम कॉस की निकाल लेंगे। फिर अगर हमें साइन और कॉस दोनों की वैल्यू पता चल गई तो हम टेन की निकाल लेंगे। और फिर कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे हम कॉसेक की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, सॉरी कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो साइन की वैल्यू याद कर लेते हैं यार थोड़ी। तो साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, 30 पे होता है 1/2, इस पर होता है 1/√2, 45 पे, 60 पर होता है √3/2 और 90 पर होता है 1। ठीक है, यही है। और साइन में क्या, सॉरी कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी उल्टी वैल्यू, जो 90 पर है वो 1 पर, जो 60 पर है वो √3/2 पर, जो 45 पर है वो 45 पर, ठीक है, और जो 30 पर है वो 60 पर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टी वैल्यू लिखनी है। जैसे तुमने यहाँ से 0, तो मैं इधर से उल्टा लिखते चलता हूँ। जैसे मैंने 0 लिखा पहले, फिर मैंने 1/2 लिखा, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, 1/2 के बाद 1/√2 लिखा, 1/√2, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा, √3/2, फिर मैंने क्या लिखा, 1। तो बिल्कुल उल्टी वैल्यूज हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता चलेगी। पर अगर हमें साइन की याद है तो तब हम कॉस की भी निकाल सकते हैं। वैसे तो याद होनी चाहिए एग्जाम टाइम में फटाफट वैल्यू याद रखने के लिए, मतलब एग्जाम टाइम में फटाफट वैल्यू निकालने के लिए हमें याद होनी चाहिए वैल्यू। पर अगर याद नहीं है तो फिर अगर साइन की सिर्फ याद है तो हम बाकी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। और जैसे हमें निकालना है 10 की वैल्यू, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, खत्म। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सपोज किसी ने पूछा मुझे कि टेन 30 की वैल्यू बता भाई क्या होती है, और मुझे नहीं आती, सपोज मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, साइन और कॉस की वैल्यू रख दूंगा। तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 कितना है 1/2 और कॉस 30 कितना है √3/2, तो 1/2 अपॉन √3/2, आंसर कितना आएगा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू मुझे मिल गई। कॉट और टेन का फॉर्मूला हमारे पास है। एक बार कॉसेक का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये मैं जितने भी फॉर्मूले लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉसेक इक्वल टू 1/sin थीटा। और कॉसेक के अलावा क्या बच गया, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है, 1/cos थीटा। तो अगर आपको सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यू भी याद है तो आप बाकी वैल्यूज भी इजीली निकाल सकते हो। पर वैसे याद करना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो ट्रिग्नोमेट्री में यही है। और एक दो फॉर्मूलेज हैं जो फिजिक्स में चाहिए होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए होता है कभी कभी, है ना। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, बीच में बस माइनस आ जाता है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बस कॉस के फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आता है। जैसे अगर यहाँ पर प्लस है तो फॉर्मूले में क्या होगा, माइनस, तो कॉस ए कॉस बी, और कॉस कॉस साथ में भी रहेगा, माइनस साइन ए साइन बी। और फिर कॉस ए माइनस बी का इसके फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और थोड़े साइन 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 2x ज़्यादातर साइन 2x ही होता है। साइन 2x 2 साइन ए 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का। और हद से हद याद रख लो, कॉस 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो बस यही है ट्रिग्नोमेट्री में, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और ये वैल्यूज याद होनी चाहिए और ये फॉर्मूले जो मैंने ऊपर लिखे वो याद होने चाहिए। तो इससे अब आप जब 12th का पढ़ोगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो इन 2 वीडियोस से आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये दूसरा पार्ट था कैलकुलेशन का। आई होप आपको समझ में आई होगी कुछ कैलकुलेशंस, अगर आपकी कैलकुलेशन सच में वीक थी तो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।